क्या सचमुच सपना चौधरी ने एक बार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर जहर खाकर सुसाइड करने का नाटक किया था? और क्या वाकई में सपना चौधरी बिना शादी किए ही एक बच्चे की मां बन गई थी? और क्या ये सच है कि सपना चौधरी ने कई बार ऑर्गेनाइजर्स के लाखों रुपए हड़प कर उनके साथ धोखाधड़ी की थी? और क्या वाकई में सपना चौधरी ने अपने मंच से एक बार दलित समुदाय के लोगों पर बेहद ही गंदे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था? इन सारे तीखे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जहां पर सपना चौधरी नहीं बल्कि रोहतक की एक बेहद ही साधारण लड़की सपना अत्री हुआ करती थी। तो 25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक जिले के मिडिल क्लास परिवार में सपना का जन्म हुआ था। उनके पिता भूपेंद्र अत्री एक प्राइवेट कंपनी में मामूली कर्मचारी थे और मां नीलम चौधरी एक हाउसवाइफ थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कभी भी बहुत मजबूत नहीं रही, लेकिन परिवार में प्यार और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। सपना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गहरी रुचि रखती थी। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक, डांस और हरियाणवी लोक कलाओं का बहुत शौक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2008 में सपना की जिंदगी में पहला सबसे बड़ा तूफान आया। उनके पिता भूपेंद्र अत्री का अचानक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। उस समय सपना की उम्र महज 12-13 साल थी। पिता के जाते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सिर पर कर्ज का भारी बोझ था और परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। मां नीलम चौधरी पर छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। ऐसे कठिन समय में सपना ने अपनी पढ़ाई और अपने बचपन के सारे सपनों को किनारे रखकर अपने परिवार की ढाल बनने का फैसला किया। सपना को बचपन से डांस और गाने का बहुत ही ज्यादा शौक था और यही हुनर उनकी मजबूरी में सबसे बड़ा सहारा बना। उन्होंने हरियाणा के लोकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स और रागिनी मंडलियों में काम खोजना शुरू किया। उस दौर में हरियाणा में स्टेज शो और ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों को समाज बेहद घटिया और हीन भावना से देखता था, लेकिन सपना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने हरियाणवी रागिनी गायकों के साथ बैकग्राउंड डांसर और सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत दौर बेहद ही दर्दनाक और संघर्ष भरा था। सपना सुबह से शाम तक छोटे छोटे गांवों और कस्बों में स्टेज शो करने जाती थी। कई बार आयोजक पूरे पैसे नहीं देते थे, कई बार देर रात तक बसों और ऑटो में सफर करना पड़ता था और भीड़ से तरह तरह के टॉन्ट सुनने को मिलते थे। लेकिन सपना के अंदर एक जुनून था, एक भूख थी अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। साल 2012 से 2014 के बीच सपना ने हरियाणवी स्टेज शो में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। उनका डांस स्टाइल पारंपरिक हरियाणवी सलवार सूट पहनकर बिना किसी अश्लीलता के केवल एनर्जी और एक्सप्रेशन के दम पर दर्शकों को बांधने का था। लोग धीरे धीरे उनकी सादगी और उनकी जबरदस्त एनर्जी के दीवाने होने लगे। सपना का पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उनका गाना तेरी आख्या का यो काजल और ठुमका मार्केट में आया। ये वो दौर था जब यूट्यूब और सोशल मीडिया भारत के छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच रहा था। सपना के स्टेज शो के वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। रातों रात सपना के वो साधारण स्टेज शो इंटरनेट पर वायरल होने लगे। सपना चौधरी का नाम हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। जहां पहले सपना को 500 या 1000 रुपए पर शो के मिलते थे, अब उनके एक एक शो की फीस लाखों में पहुंच गई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सपना चौधरी के शो का मतलब था हजारों लाखों की बेकाबू भीड़। उनके गानों की सीडी और यूट्यूब वीडियोस करोड़ों में व्यूज बटोरने लगे। सपना चौधरी ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो उस समय तक किसी भी हरियाणवी लोक कलाकार या स्टेज डांसर ने नहीं किया था। उनका नाम अब सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं था, बल्कि वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी डांसिंग सेंसेशन बन चुकी थी। करियर अपने चरम पर था, सफलता और पैसा उनके कदम चूम रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बहुत तेजी से मिली अपार सफलता अपने साथ विवादों और दुश्मनों का तूफान भी लाती है। साल 2016 में सपना चौधरी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी और करियर को हिलाकर रख दिया। 17 फरवरी 2016 को गुड़गांव के चरकपुर इलाके में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सपना चौधरी ने एक पारंपरिक हरियाणवी रागिनी गाई जिसके बोल थे बिगड़ गया। आरोप ये लगा कि इस रागिनी के जरिए सपना चौधरी ने दलित समुदाय और एक खास जाति के लोगों के लिए जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जैसे ये खबर फैली, दलित संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। गुड़गांव के सेक्टर 29 पुलिस थाने में सपना चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई। बहुजन समाज आजाद मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठनों ने सपना चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सपना के पुतले फूके गए और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक नफरत भरा अभियान चला दिया गया।
इंडस्ट्री के जानकार और कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि सपना चौधरी ने इस स्थिति का सामना कानून के सामने रहकर करने की बजाय बेहद ही चालाकी से सहानुभूति कार्ड खेलने की साजिश रची। जब सपना को यह एहसास हो गया कि SC/ST एक्ट के तहत गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी तय है और उनका पूरा करियर और साख जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। 4 सितंबर 2016 को नजफगढ़ स्थित अपने घर में सपना चौधरी ने चूहे मारने वाला जहर खा लिया। जहर खाने से पहले सपना चौधरी ने 6 पन्नों का एक नोट छोड़ा। इस नोट में उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है और जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें चरित्रहीन और जातिवादी कहा जा रहा है, उससे तंग आकर वो अपनी जान दे रही है। उन्होंने सतपाल तंवर नामक व्यक्ति का नाम लेते हुए उस पर मानसिक उत्पीड़न का सीधा आरोप लगाया। सपना को तुरंत दिल्ली के नजफगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया, जहां वो कई दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का सच बेहद ही कड़वा और जोड़ तोड़ से भरा हुआ बताया जाता है। आलोचकों और कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि आत्महत्या का प्रयास वास्तव में पुलिस कार्रवाई, कानूनी शिकंजे और जेल जाने से बचने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। जहर खाने के इस ड्रामे के तुरंत बाद जनता की हवा पूरे तरीके से बदल गई। जो लोग कल तक सपना चौधरी पर जातिवादी होने का आरोप लगा रहे थे, वो अचानक उनके प्रति भावुक हो गए। मीडिया ने सपना को एक पीड़ित अबला नारी की तरह पेश करना शुरू कर दिया, जो समाज और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जुल्मों के शिकार हो गई थी। इस के नाटक का सीधा फायदा सपना को ये मिला कि पुलिस और अदालत प्रशासन पर एक भारी नैतिक दबाव बन गया। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के बावजूद सपना की गिरफ्तारी पर रोक लग गई और बाद में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। सपना ने बड़ी चालाकी से कानून के शिकंजे को भांपकर खुद को कसूरवार से एक पीड़ित की तरह पेश करके न केवल जेल जाने से खुद को बचा लिया, बल्कि पूरे देश में अपनी एक प्रचंड सहानुभूति लहर पैदा कर दी। इस पूरे विवाद और सुसाइड ड्रामा के शांत होने के बाद सपना चौधरी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ घटने के बजाय कई गुना ऊपर चला गया। उनकी इसी विवादित और सनसनीखेज इमेज ने कलर्स टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 11 के मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। साल 2017 में सपना चौधरी ने बिग बॉस 11 के घर में बतौर कंटेस्टेंट कदम रखा। बिग बॉस के घर में सपना चौधरी की एंट्री ने उनके करियर को एक नया नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। अब वो केवल हरियाणवी की लोकल डांसर नहीं थी, बल्कि नेशनल टीवी की एक जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सपना चौधरी के लिए बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। उन्होंने वीरे दी वेडिंग फिल्म में हट जाता हूँ गाने पर स्पेशल डांस नंबर किया, नानू की जानू में काम किया और कई पंजाबी और भोजपुरी गानों में अपनी अदाएं दिखाई। उनका हर गाना रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगता था। वो अब एक बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड की तरह काम कर रही थी। लेकिन इसी चमक धमक और सफलता के बीच सपना चौधरी के जीवन में सीक्रेटली एक और विवाद आकार ले रहा था। ये विवाद था उनकी निजी जिंदगी, उनकी शादी और उनके रिश्ते को छुपाने का। साल 2019 के आसपास सपना चौधरी का नाम हरियाणा के मशहूर मॉडल, एक्टर और सिंगर वीर साहू के साथ जुड़ने लगा। वीर साहू, जिन्हें हरियाणा का बब्बू मान भी कहा जाता है, हिसार के रहने वाले हैं और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका एक अपना दबदबा था। दोनों की पहली मुलाकात 2016 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जनवरी 2020 में सपना चौधरी और वीर साहू ने बेहद ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इस शादी में न तो कोई मीडिया बुलाई गई, न ही कोई बड़ा सेलिब्रेशन हुआ और न ही सपना चौधरी या वीर साहू ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का कोई ऐलान किया। सपना चौधरी ने अपनी इतनी बड़ी शादी की खबर को पूरे 9-10 महीनों तक मीडिया और अपने करोड़ों फैंस से पूरे तरीके से छुपा कर रखा। ये सिर्फ एक निजी मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कमर्शियल चाल और चालाकी छिपी हुई थी। उत्तर भारत और हरियाणवी स्टेज इंडस्ट्री का ये कड़वा सच है कि वहाँ फीमेल डांसर्स की मांग और उनके प्रति दर्शनों का दीवानापन तभी तक रहता है जब तक वो अनमैरिड और सिंगल की इमेज बनाए रखती है। सपना चौधरी भली भांति जानती थी कि अगर बाजार को ये पता चल गया कि सपना अब शादीशुदा है, तो उनका जो बोल्ड और सिंगल डांसर का मैजिक है वो रातों रात टूट जाएगा। आयोजक उन्हें उतनी भारी फीस देना बंद कर देंगे और उनके स्टेज शो की डिमांड में भी भारी गिरावट आ जाएगी। इसलिए अपने करोड़ों रुपए के स्टेज शो बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट और अपनी उस ग्लैमरस सिंगल डांसर की मार्केट वैल्यू को बचाए रखने के लिए सपना ने शादी जैसी पवित्र बात को एक बड़े झूठ के पर्दे के पीछे छुपा दिया। वो सार्वजनिक रूप से एक अनमैरिड स्टार की तरह ही व्यवहार करती रही और अपने शोज करती रही। लेकिन इस राज का पर्दाफाश तब हुआ जब अक्टूबर 2020 में सपना चौधरी ने रोहतक के एक अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि सपना चौधरी मां बन गई है, पूरे देश और मीडिया में हड़कंप मच गया। लोग हैरान रह गए कि जिस डांसर की शादी की कोई खबर तक नहीं थी, वो अचानक मां कैसे बन गई। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। उनके चरित्र और बिना शादी के बच्चे को जन्म देने को लेकर बड़े गंदे तंज कसे जाने लगे।
जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और सपना की इमेज पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठने लगे, तब जाकर वीर साहू को फेसबुक लाइव पर आकर ये खुलासा करना पड़ा कि वो और सपना चौधरी 2020 में ही शादी के बंधन में बन चुके थे। वीर साहू ने बेहद ही गुस्से में आकर ट्रोलर्स को धमकाया और अपनी शादी का बचाव किया। उन्होंने सफाई दी कि वीर साहू के परिवार में किसी रिश्तेदार का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्होंने शादी का कोई भी बड़ा जश्न नहीं मनाया। लेकिन ये तर्क किसी के गले नहीं उतरा। आलोचकों का साफ कहना था कि अगर शोक के कारण जश्न नहीं मनाया गया था तो शादी की एक साधारण खबर या पोस्ट शेयर करने में क्या हर्ज था। असल बात तो ये थी कि सपना ने अपनी फाइनेंशियल एम्बिशन और अपनी कमर्शियल साख को बचाए रखने के लिए अपने फैंस के साथ एक बड़ा धोखा किया था। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो गया और बात पूरी तरीके से छुपानी नामुमकिन नहीं हो गई, तब तक सपना चौधरी ने अपने शादीशुदा होने का सच दुनिया के सामने नहीं आने दिया। शादी और बच्चे के इस विवादित खुलासे के बाद सपना चौधरी का करियर एक और नए और बड़े कानूनी शिकंजे में फंस गया। ये मामला था आयोजकों के पैसे हड़पने, धोखाधड़ी करने और बिना बताए शोज कैंसिल करने का। ये घटना 13 अक्टूबर 2018 की है। लखनऊ के आशियाना इलाके में स्थित स्मृति उपवन में सपना चौधरी लाइव नाइट का एक बहुत बड़ा डांस शो आयोजित किया गया था। इस शो के आयोजक जुनैद अहमद और उनके साथी थे। शो के लिए प्रति टिकट 300 रुपए ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचे गए थे। सपना चौधरी को सुनने और उनका डांस देखने के लिए हजारों दर्शकों ने टिकट खरीदे थे। स्मृति उपवन का मैदान खचाखच भर चुका था। लोग दोपहर से ही सपना चौधरी का इंतजार कर रहे थे। सपना चौधरी को शाम को स्टेज पर आना था। आयोजकों ने सपना चौधरी और उनकी टीम को तय फीस एडवांस में दे दी थी, लेकिन रात के 8 बज गए, 9 बज गए, सपना चौधरी स्टेज पर आई ही नहीं। आयोजक लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सपना चौधरी ने इन मौके पर शो में आने से साफ मना कर दिया और बिना कोई ठोस वजह बताए लखनऊ आने का अपना प्लान रद्द कर दिया। जब मैदान में मौजूद हजारों की भीड़ को ये बात पता चली कि सपना चौधरी नहीं आ रही, तो दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्मृति उपवन में भारी तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्टेज तोड़ दिया गया, कुर्सियां फेंक दी गई, साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया और आयोजकों के साथ मारपीट की नौबत आ गई। भीड़ अपने टिकट के पैसे वापस मांगने लगी। आयोजकों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया और कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई। 14 अक्टूबर 2018 को आयोजक जुनैद अहमद ने लखनऊ के आशियाना थाने में सपना चौधरी और उनकी टीम के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और दर्शकों के पैसे हड़पने की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन सपना चौधरी ने कोर्ट के समन और आदेशों को पूरे तरीके से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो लगातार अदालती तारीखों पर एब्सेंट रहती रही। जब सपना चौधरी बार बार बुलाने पर भी लखनऊ कोर्ट में पेश नहीं हुई, तो कोर्ट का रुख सख्त हो गया। लखनऊ की कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सपना चौधरी कानूनी प्रक्रियाओं को ठेंगा दिखाती रही। वो पुलिस और अदालत की कार्रवाई से बचती रही और अपने स्टारडम का फायदा उठाकर खुद वो कानून से ऊपर समझती रही। मीडिया में ये बातें सामने आई कि सपना चौधरी ने आयोजकों से लाखों रुपए की मोटी रकम एडवांस के तौर पर ले ली थी, लेकिन न तो उन्होंने शो किया और न ही आयोजकों को उनके पैसे वापस लौटाए। जब कोर्ट ने गिरफ्तारी का शिकंजा पूरे तरीके से कस लिया और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी, तब जाकर मजबूरी में सपना चौधरी को लखनऊ अदालत में सरेंडर करना पड़ा। अदालत में पेश होकर सपना चौधरी को अपनी जमानत करानी पड़ी, लेकिन इस पूरे वाक्य ने सपना चौधरी की उस साख को पूरे तरीके से तार-तार कर दिया जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाई थी। इंडस्ट्री और आम जनता के बीच ये संदेश बिल्कुल साफ चला गया कि सपना चौधरी केवल पैसे के लिए काम करती है। वो आयोजकों और अपने फैंस के भरोसे के साथ खिलवाड़ करती है और जब कानूनी शिकंजा कसता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करती है। साल 2018 से 2021 के बीच सपना चौधरी का नाम ऐसी कई फाइनेंशियल विवादों और धोखाधड़ी के मामलों में लगातार सामने आने लगा। कभी दिल्ली में तो कभी उत्तर प्रदेश, कभी पंजाब में तो कभी हरियाणा में। आयोजकों ने उन पर एडवांस लेकर भाग जाने और शोज रद्द करने के गंभीर आरोप लगाए। सपना चौधरी की छवि अब केवल एक डांसर की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी विवादित पर्सनालिटी की बन चुकी थी जो कानून, आयोजकों और दर्शकों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। हर गुजरते साल के साथ सपना चौधरी के इर्द गिर्द विवादों का घेरा कसता चला जा रहा था। एक तरफ उनकी भारी लोकप्रियता थी, तो दूसरी तरफ उनका ये रवैया जिसने उन्हें कानून और जनता की नजरों में एक प्राइमरी गुनहगार और जिम्मेदार व्यक्ति बनाकर खड़ा कर दिया था। करियर की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी वो विवादों से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी और हर नया विवाद उनके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर रहा था। लखनऊ कोर्ट के चक्कर और धोखाधड़ी के मामलों ने सपना चौधरी की छवि को जो नुकसान पहुंचाया था, उसकी भरपाई करना आसान नहीं था। लेकिन कहानी का ये केवल एक पहलू था, क्योंकि जिस दौर में दुनिया सपना चौधरी को एक घमंडी, जालसाज और कानून तोड़ने वाली डांसर के रूप में देख रही थी, उसी दौर के पन्नों में कुछ ऐसे भी कड़वे सच छिपे थे जिन्हें जानबूझकर दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। सपना चौधरी के इस पूरे सफर में हर उस मोड़ पर जहां उन्हें विलन बनाया गया, वहां एक ऐसी भी खौफनाक हकीकत थी जिसने धीरे धीरे उनके पूरे वजूद को अंदर से तोड़कर रख दिया था।
सफलता के जिस टापू पर सपना खड़ी थी, उसके नीचे साजिशों और दुश्मनी का एक ऐसा समंदर बह रहा था जो किसी भी वक्त उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठा था। और यही वो मोड़ था जहां से सपना चौधरी की जिंदगी का वो दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जहां हर आरोप के पीछे की असली कहानी किसी और ने ही लिखी थी। जब गुड़गांव के चरकपुर में हुई रागिनी विवाद की बात आती है तो पूरी दुनिया ने सपना पर जातिवादी होने का ठप्पा लगा दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो असली सच मीडिया के कैमरों से छुपाया गया वो बेहद घिनौना था। हरियाणा की लोक कला और रागिनी गायकी की दुनिया में सालों से पुरुषों का एक छत्र राज था। वहां किसी महिला का आगे बढ़ना या मंच पर आकर बोलना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब सपना चौधरी ने अपनी गायकी और डांस के दम पर पूरे हरियाणा और उत्तर भारत के स्टेज शो पर कब्जा करना शुरू किया तो सालों से जमे हुए पुराने रागिनी गायकों, वायरल डांसरों और स्थानीय पुरुष वर्चस्व वाले गिरोहों के पेट में दर्द होने लगा। सपना चौधरी की फीस लाखों में पहुंच चुकी थी, जबकि बाकी कलाकारों के शोज खाली जाने लगे थे। सपना को रास्ते से हटाने के लिए इंडस्ट्री के इन्हीं जलने वाले लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। जिस बिगड़ गया रागिनी को गाने पर सपना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वो रागिनी सपना चौधरी ने खुद नहीं लिखी थी। वो रागिनी दशकों पुरानी थी और सपना से पहले हरियाणा के दर्जनों बड़े और नामी गिरामी पुरुष रागिनी गायक उसे सालों से खुलेआम मंचों पर गा रहे थे। उन पुरुष गायकों पर कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, कभी किसी ने उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जैसे ही वही पुरानी पारंपरिक रागिनी सपना चौधरी ने गाई, साजिशकर्ताओं को सपना को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। सोची समझी प्लानिंग के तहत उस रागिनी के केवल एक छोटे से हिस्से की क्लिप बनाकर इंटरनेट और मीडिया में वायरल कर दी गई। सपना को यह मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। इसके बाद शुरू हुआ सपना चौधरी के खिलाफ एक भयानक और ऑर्गेनाइज्ड मेंटल टॉर्चर। सतपाल तंवर और कुछ अन्य कट्टरपंथी ग्रुप्स ने सपना चौधरी के खिलाफ एक नफरत की मुहिम छेड़ दी। सपना का फोन नंबर इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। उन्हें रोजाना हजारों की तादाद में फोन आते थे, जिनमें उन्हें बद्दी बद्दी गालियां दी जाती थी, उनके साथ दुष्कर्म करने की धमकियां दी जाती थी और उनके परिवार को हानि पहुंचाने की बातें कही जाती थी। सोशल मीडिया पर सपना के चेहरे को मॉर्फ करके उनकी बेहद अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दी जाती थी। एक 25-26 साल की लड़की जो अपने पूरे परिवार की अकेले कमाने वाली थी, उस पर अचानक पूरे देश का गुस्सा और नफरत टूट पड़ा था। सपना जहां भी जाती, पुलिस की गाड़ियां और उग्र भीड़ उनका पीछा करती थी। कानून का डर तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस समाज का खौफ था जो एक दिन पहले तक उनकी एक झलक पर तालियां बजाता था और आज उन्हें सड़कों पर घसीटकर मारना चाहता था। सपना चौधरी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने कई बार ये साफ करने की कोशिश की कि उनका मकसद किसी भी समाज या जाति का अपमान करने का कभी नहीं था। वो तो केवल सालों से गाई जा रही एक पारंपरिक रागिनी को दोहरा रही थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन साजिशकर्ता उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका मकसद केवल माफी पाना नहीं था, बल्कि सपना चौधरी को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ देना था कि वो हमेशा के लिए डांस और स्टेज छोड़ दे या इस दुनिया से ही चली जाए। जब मेंटल टॉर्चर अपनी सारी हदें पार कर गया, जब रोजाना मिलने वाली दुष्कर्म की धमकियों और चरित्र हनन ने सपना चौधरी की आत्मा को छल्ली छल्ली कर दिया और जब उन्हें लगा कि उनके रहने से उनके पूरे परिवार की जान को खतरा है, तब जाकर उस बेबस लड़की ने मौत का रास्ता चुना। 4 सितंबर 2016 को जहर खाना कोई कानून से बचने का ड्रामा नहीं था, बल्कि वो एक तंग आ चुकी, टूटी हुई और अकेली पड़ चुकी लड़की की चीख थी। आईसीयू में जब सपना जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तब भी उनके दुश्मनों ने अस्पताल के बाहर यह अफवाहें फैलाना बंद नहीं किया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सपना अस्पताल से ठीक होकर बाहर तो आ गई, लेकिन इस हादसे ने उनके दिल और दिमाग पर ऐसा गहरा खौफ पैदा कर दिया जो जिंदगी भर के लिए उनका साया बन गया। इसके बाद जब बात आती है उनकी शादी और बच्चे की खबर छिपाने की, तो दुनिया ने उन्हें अपनी मार्केट वैल्यू बचाने वाली एक चालाक डांसर करार दे दिया। लेकिन इस सच्चाई के पीछे का खौफ पारिवारिक पहलू कभी सामने ही नहीं आया। जिस समाज में सपना काम कर रही थी, वहां एक महिला डांसर की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। सपना चौधरी जब स्टेज पर डांस करती थी तो अक्सर शोज में शराबी, लोकल गुंडे और आपराधिक बैकग्राउंड के लोग भी मौजूद होते थे। सपना के शोज में गोलियां चलना एक आम बात थी। जब सपना चौधरी ने वीर साहू से शादी की तो दोनों के परिवार को अपनी जान पर भारी खतरा था। सपना की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके कुछ जुनूनी और सिरफिरे फैंस लगातार उनका पीछा करते थे। वीर साहू का परिवार एक बेहद ही प्रतिष्ठित और पारंपरिक हरियाणवी परिवार था। वीर साहू और सपना को लगातार ऐसे आपराधिक तत्वों से धमकियां मिल रही थी जो सपना की शादी के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा जिस समय सपना की शादी हुई, उसी दौरान वीर साहू के परिवार में एक बेहद ही नजदीकी और दुखद मौत हो गई थी। हरियाणवी संस्कृति और परंपराओं के मुताबिक परिवार में किसी के मौत के समय कोई भी खुशी का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। सपना और वीर ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया था कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती और वो अपने बच्चे को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाते, तब तक वो अपनी शादी को मीडिया के कैमरों से दूर रखेंगे। एक मां के रूप में सपना चौधरी केवल अपने बच्चे और अपने परिवार की सुरक्षा चाहती थी।
वो नहीं चाहती थी कि जिस तरीके से उनकी जिंदगी को मीडिया के चौराहे पर नीलाम किया गया, उसी तरीके से उनके नवजात बच्चे की मासूमियत पर भी लोग गंदे सवाल उठाएं। लेकिन जब बच्चे के जन्म के बाद मीडिया और ट्रोलर्स ने सपना के चरित्र पर उंगली उठाना शुरू किया, तो एक माँ और पत्नी होने के नाते सपना का कलेजा कट गया। जिस छुपाव को दुनिया ने कमर्शियल चालाकी कहा, वो वास्तव में एक माँ का अपने बच्चे को इस खुकार दुनिया के भेड़ियों से बचाने का एक बेबस प्रयास था। और रही बात लखनऊ के धोखाधड़ी वाले केस की, तो उस मामले में भी असली गुनहगार खुद आयोजक थे, जिन्होंने सपना के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड खेला था। जुनैद अहमद और उनके साथी आयोजकों ने सपना चौधरी नाइट्स के नाम पर लखनऊ की स्मृति उपवन की क्षमता से 3 गुना ज्यादा टिकट बेच दिए थे। उन्होंने लाखों रुपए की ब्लैक में टिकटें बेची और सुरक्षा के नाम पर एक भी पुलिस या बाउंसर का सही से इंतजाम नहीं किया गया। आयोजकों ने सपना चौधरी से वादा किया था कि वो उन्हें शो से पहले पूरी सिक्योरिटी और तय की गई पूरी रकम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन शो के दिन तक आयोजकों ने सपना चौधरी को आधी फीस भी नहीं दी थी और सुरक्षा के नाम पर वहां कोई इंतजाम भी नहीं था। जब सपना चौधरी की टीम लखनऊ पहुंचने वाली थी, तो उन्हें जानकारी मिली कि स्मृति उपवन में बेकाबू भीड़ जमा हो चुकी है। लोग शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं और आयोजकों ने पैसों का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया है। एक महिला कलाकार होने के नाते ऐसी जगह पर जाना जहां सुरक्षा का कोई नामो निशान न हो और जहां हजारों की बेकाबू भीड़ हो, सपना चौधरी के लिए अपनी बलि चढ़ाने जैसा होता। सपना की टीम ने आयोजकों से कहा कि वो पहले सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे और बकाया पैसों का हिसाब करे, लेकिन आयोजकों ने हाथ खड़े कर दिए। अपनी जान और अपनी टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सपना ने उस शो में जाने से मना कर दिया, लेकिन अपनी नाकामी, खराब मैनेजमेंट और दर्शकों के गुस्से से खुद को बचाने के लिए आयोजकों ने उल्टे सपना चौधरी पर ही सारा दोष मढ़ दिया। आयोजकों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस में सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का झूठा केस दर्ज करवा दिया, ताकि उन्हें दर्शकों के टिकट का पैसा वापस ना करना पड़े। सपना चौधरी इस केस में केवल एक बलि का बकरा बनी, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी और उनका नाम घसीटना बेहद ही आसान था। कोर्ट में भी सपना चौधरी ने हमेशा कानून का सम्मान किया, लेकिन अपनी प्रोफेशनल कामों और जान के खतरे के चलते वो कुछ तारीखों पर नहीं पहुंच सकी, जिसे मीडिया ने भागने का रंग दे दिया। सपना चौधरी की जिंदगी के ये तीनों बड़े विवाद, चाहे वो रागिनी विवाद हो, शादी छुपाने की बात हो या फिर लखनऊ का धोखाधड़ी केस हो, ऊपर से देखने पर ऐसे लगते हैं कि मानो सपना चौधरी ही हर कहानी की असली विलन, मैनिपुलेटर और गुनहगार थी। लेकिन जब इन पन्नों को गहराई से टटोला जाता है, तो हर कहानी के पीछे एक बेबस औरत नजर आती है, जिसे कभी अपनी जातिवादी इमेज के नाम पर, कभी अपनी पर्सनल लाइफ के नाम पर, तो कभी बिजनेस के नाम पर मोहरा बनाया गया। फिर धीरे धीरे समय का पहिया आगे घूमता रहा। 2019 के बाद सपना चौधरी का करियर एक बेहद ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ जहां विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हरियाणवी और उत्तर भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का ढांचा तेजी से बदल रहा था। अब केवल यूट्यूब और लोकल शोज का दौर नहीं रह गया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग और नए दौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ चुका था। सपना चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपनी पुरानी देहाती डांसर वाली इमेज से बाहर निकलकर खुद को एक नेशनल सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित करे। बिग बॉस से निकलने के बाद उन्हें मुंबई और बॉलीवुड से कई बड़े ऑफर मिले थे, लेकिन वहां भी उन्हें एक खास ढांचे में फिट करने की कोशिश की जा रही थी। बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और कॉर्पोरेट घराने सपना को केवल आइटम डांसर या एक देहाती कैरेक्टर रोल तक ही सीमित रखना चाहते थे। सपना चौधरी ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने मेकओवर पर काम किया, उन्होंने अपने पहनावे और स्टाइल को बदला, उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं तलाशने की कोशिश की, लेकिन मुंबई की चकाचौंध वाली इंडस्ट्री ने सपना को कभी भी पूरे तरीके से अपना हिस्सा नहीं माना। वहां की एलिट क्लास वाली मानसिकता हमेशा सपना चौधरी को एक हरियाणा की ऑर्केस्ट्रा डांसर की नजर से ही देखती रही। 2019 के अंत में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में आई और पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तो सपना चौधरी का सबसे बड़ा कमाई का जरिया यानी लाइव स्टेज शोज पूरे तरीके से बंद हो गया। 2 साल तक कोई लाइव इवेंट नहीं हुआ, कोई बड़ा डांस शोज नहीं हुआ। जो सपना चौधरी हर महीने दर्जनों शोज करके लाखों करोड़ों रुपए कमाती थी, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ठप पड़ गया। इसी लॉकडाउन के दौरान सपना की शादी और बच्चे की खबर भी बाहर आई, जिसने उनकी फैन फॉलोइंग के एक बड़े हिस्से को उनसे दूर कर दिया। साल 2021 से 2023 के बीच सपना चौधरी ने कमबैक करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने खुद का म्यूजिक लेबल लॉन्च किया, उन्होंने कई नए म्यूजिक वीडियोस में काम किया और अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना शुरू किया। वो टीवी रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट भी नजर आई, लेकिन वो पुराना दौर, वो बेकाबू दीवानगी और वो एक छत्र राज वापस लाना बेहद ही मुश्किल हो चुका था। सपना चौधरी के इस करियर ग्राफ में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो था उनकी हेल्थ और उनके साथ हुए हादसे। लगातार काम का दबाव, दिन रात का सफर, अनियमित खान पान और सालों के मेंटल स्ट्रेस ने सपना के शरीर पर भारी असर डाला। फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश के सतना में एक स्टेज शो के दौरान सपना चौधरी की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पेट में भयानक दर्द के कारण उन्हें शो बीच में ही छोड़कर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
डॉक्टरों ने बताया कि वो बेहद ही गंभीर इन्फेक्शन और अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव से जूझ रही थी। उस हादसे के बाद सपना चौधरी को कई महीनों तक पूरे तरीके से बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। आज के समय में यानी साल 2026 में सपना चौधरी की जिंदगी और उनके करियर की तस्वीर काफी बदल चुकी है। आज सपना चौधरी का ध्यान केवल अंधाधुंध शोज करने पर नहीं है, बल्कि वो अपने काम को बेहद सोच समझकर चुनती है। वो अब महीने में केवल कुछ ही चुनिंदा और बेहद ही हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट या बड़े शोज ही करती है, जहां सुरक्षा और मैनेजमेंट का स्तर बहुत ऊंचा होता है। अगर उनकी नेटवर्थ और इनकम सोर्सेज की बात करें तो भले ही सपना चौधरी के लाइव शोज की संख्या कम हो गई हो, लेकिन उनका बिजनेस साम्राज्य अभी भी बेहद ही मजबूत है। सपना चौधरी आज के समय में केवल एक डांसर नहीं है, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमेन है। उनके पास खुद का एक वेल एस्टेब्लिश म्यूजिक और प्रोडक्शन हाउस है, जहां वो नए हरियाणवी कलाकारों और गानों को प्रमोट करती है। इसके अलावा सपना चौधरी के पास दिल्ली, नजफगढ़, रोहतक और गुड़गांव में कई करोड़ रुपए की संपत्तियां और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला है, जिनमें मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी गाड़ियां शामिल है। सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जहां से वो बड़े बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करके हर महीने लाखों रुपए की मोटी कमाई करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में सपना चौधरी की कुल संपत्ति लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए के आसपास आकी जाती है। पारिवारिक जीवन में सपना चौधरी अपने पति वीर साहू और अपने बेटे के साथ एक बेहद शांत और संतुलित जीवन बिता रही है। वीर साहू भी अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स और फार्मिंग बिजनेस में बिजी रहते हैं। जिस शादी को कभी दुनिया की नजरों से छुपाया गया था, आज वही परिवार सपना चौधरी के लिए सबसे बड़ा सहारा और सुकून का जरिया बन चुका है। वो अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती है, जिन्हें उनके फैंस काफी पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम सपना चौधरी के पूरे करियर का विश्लेषण करते हैं, तो एक कड़वा सवाल हमेशा बना रहता है, क्या सपना चौधरी अपनी प्रतिभा के उस सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकी जिसकी वो हकदार थी, या फिर उनके आसपास के विवादों, उनके गलत फैसलों, उनके खराब मैनेजमेंट और उनकी अपनी ही जिद ने उनके करियर को वो बुलंदी छूने नहीं दी जो वो हासिल कर सकती थी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।